हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू माय चैनल जीवन एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पार्ट 3 में मैंने बताया था कि जो है अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मानव में पोषण और मानव में पाचन तंत्र, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव पाचन तंत्र और जो है पाचन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मनुष्यों में पाचन किस प्रकार से होता है। तो जैसे कि अब मनुष्य में हम ही लोग आते हैं, तो हम लोगों में पाचन किस प्रकार से होता है, तो अगर इसको हम लोग जानेंगे तो बहुत ही क्या होगा, मतलब अच्छा होगा कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारे में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है जैसे कि पोषण की अगर बात किया जाए, मनुष्य पोषण के रूप में क्या क्या लेते हैं, तो जल है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, प्रोटीन आदि जो है उसको पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं। जल तो सभी को पता है। वसा क्या होती है, फैट के रूप में होती है, जो कि हम लोग जैसे घी हो गया, तेल हो गया, घी तेल और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, और जैसे मूंगफली हो गया, है ना। और इन सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, वसा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे बटर हो गया, है ना। दूसरी बात किसकी करते हैं, बटर ब्रेड में लगा करके सभी लोग खाते हैं, तो वो वसा का स्रोत हो गया। दूसरा क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं, जो कि हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे कि चावल हो गया। ठीक है, चावल में कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। और जो हो गया आलू, आलू में स्टार्च होता है, और स्टार्च टूट करके किस में बनता है, कार्बोहाइड्रेट में बनता है, तो स्टार्च हो गया। ठीक है, और चावल तो बता ही दिया। गेहूँ, गेहूँ में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। विटामिन, विटामिन जो हमें होता है कई सारे फलों में भी मिलता है ना। और कुछ विटामिन्स का जो होता है हमारी बॉडी में फॉर्मेशन भी होता है। और किसकी बात करते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन को हम लोग जो है दाल, चना, दूध आदि के माध्यम से लेते हैं, सब मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए अब सीधे शुरू करते हुए, टाइम को ना बर्बाद करते हुए सीधे सीधे शुरू किया जाता है। कौन सा टॉपिक है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या आता है, पाचन तंत्र में आता है जैसे हमने कहा मुख गुहिका, जिसको बोलते हैं बकल कैविटी, तो ये इंग्लिश में जानना ज़रूरी होता है। और ग्रसनी, ग्रसनी जिसको बोलते हैं फायरिंग्स। और दूसरा जो होता है ग्रास नली, ग्रास नली जिसको बोला जाता है जो है ग्रास नली को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्प्रिंग्स। और अमाशय स्टमक हो गया, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब होता क्या है कि बक्कल कैविटी से यानी कि मुख गुहा से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो मुख गुहा में क्या क्या आता है, तो जैसे कि मुख गुहा की हमने बात की, तो मुख गुहा में सबसे पहले तो हमारा स्ट्रक्चर यही आता है कि जैसे मुख गुहा की अगर हमने बात की है तो उसमें क्या क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो मुख गुहा में सबसे पहले जैसे दांत है, जो कि भोजन को पकड़ने, काटने, चबाने में काम आता है। दूसरा जो है क्या है, जीभ है। जीभ किस काम में आती है, जीभ किस काम में आती है, भोजन को पलटने में, चबाने में, इस सब में किस का काम होता है, जीभ का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दांत, तो मनुष्य में जो होते हैं विषम प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए इन दांतों को विषम दंती भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, जिनको बोला जाता है इंसीजर और कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि चवर्णक, अग्र चवर्णक और रदनक, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। ठीक है, तो अब इनको फिलहाल देखते हैं। इनका सूत्र क्या होता है कि जो वयस्क होते हैं, कौन होते हैं, जो वयस्क होते हैं, तो वयस्कों में जो दंत्र सूत्र होता है वो आता है 21-23, यानी कि जो वयस्कों में होता है वो दंत्र सूत्र क्या होता है, 21 और 23। वही बच्चों में क्या होता है, 21-02, इसको याद रखना है। अब इसका तरीका थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। 21-23 किस में होता है, वयस्कों में, यानी कि कुल 32 दांत होते हैं, और जो बच्चों में होता है उसमें होता है 21-02। ये याद करने का तरीका बहुत ही आसान तरीका है। 21-23 याद रखो, 21-23। 21-23 में क्या होता है, जो इंसीजर होते हैं जिनको कहते हैं कृंतक। कृंतक यानी कि सबसे पहले ये आगे वाले 2 दांत होते हैं। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि ये दाएं और बाएं कैसे लिया जाता है,
दाएं बाएं लिया जाता है। जैसे कि इसमें यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि हमने क्या कहा कि फ़िलहाल जब दांत लिए जाते हैं तो ये कुछ जैसे इस तरीके से तुम्हारी संरचना है दांत की। फ़िलहाल मैंने ऊपर वाली बात की। तो ये 2 दांत इस साइड के और 2 दांत इस साइड के, ठीक है। अब ये जो हम काउंटिंग करते हैं वो एक साइड की काउंटिंग करते हैं। 21-23 मैंने बताया ना, तो 21-23 में क्या होते हैं कि जैसे ये हमारा कृंतक हो गए, फिर एक इधर जो होता है वो होता है रदनक, नुकीला सा होता है जो चीरने फाड़ने का काम होता है और सभी में होता है ये। और ये जो आगे वाले होते हैं भोजन को पकड़ने में, फ़िलहाल ये इनकी वैल्यू बराबर होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक छोटा एक बड़ा हो, सारे बराबर होते हैं। पर जो कृंतक होते हैं यानी कि कैनिन होते हैं, रदनक जो वाले होते हैं, रदनक जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं कैनिन, तो वो क्या करते हैं कि नुकीले टाइप में होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर किसकी बात की जाती है, प्रीमोलर की। तो प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 2, जिनको क्या कहा जाता है, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। उसके बाद में क्या आता है, चवर्णक, जो कि कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक। ये बन गया एक जबड़े का। ये कितने का बन गया, एक जबड़े का, ठीक है। अब वो ये जब हमारा एक जबड़ा ऊपर वाला बन गया तो ऐसे ही हमारा एक जबड़ा क्या होता है, नीचे वाला भी होता है ना। अब ये वाली प्रोसेस अगर हम देखें तो ये हमारी है इंसीजर की, यानी कि जिसको कहते हैं कृंतक, आई कृंतक, और इनकी संख्या कितनी हो गई, 2। कैनिन यानी कि रदनक, और हमारा क्या हो गया, प्रीमोलर यानी कि अग्रचवर्णक, ठीक है। क्या हो गया, अग्रचवर्णक। उसके बाद में ये हमारे कौन से हो गए, चवर्णक, ठीक है, जिनको कहते हैं मोलर। ये काटने का काम आता है, पकड़ने का और काटने का काम आता है। ये कुतरने फुतरने के काम आते हैं, जो कि जैसे कि नाम ही है, इसका नाम है कृंतक, तो पकड़ने और काटने का काम आएगा। इसका नाम है रदनक, यानी कि चिड़े फाड़ने का काम आएगा। और ये जो है चवर्णक, यानी कि चबाने के काम आएंगे, क्योंकि ये चौड़े होती हैं, ठीक। फिलहाल हो गई दांतों की संरचना। तो जैसे हमने ये इधर बात की, तो इधर हमको कितना मिला, 2 ये वाले मिले, फिर 1 ये वाला मिला, फिर उसके बाद में 2 ये वाले मिले, फिर 3 ये वाले मिले। तो यानी कि इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये एक साइड के कितने हो गए, 2 और 3, 2 5 3 8 हो गए एक साइड के। अब 8 हमने एक साइड के और ले लिए, ठीक। अब 8 अगर हमने एक साइड ऊपर के लिए है तो 8 एक साइड नीचे के भी तो होंगे, है ना। इधर भी संख्या कितनी होगी, 8 ही होगी, तो 8 हो गई। तो ऊपर नीचे एक साइड के मैंने 8 ले लिए। अब जो कि 2 पोर्शन है तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 2, 8 8 ये जोड़ करके कितना हो गया, 16, और 16 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32, ठीक। तो टोटल कितने दांत हो गए, 32। तो ये फिलहाल निकल के आ गया इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, किसमें, वयस्कों में। और वहीं बच्चों में क्या होता है, 2102 होता है, ये याद रख लो बस, ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। और सूत्र याद रखना कितना होता है, 21-23, यानी कि कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, ठीक है। अब बात किसकी करते हैं, जीभ की। किसकी बात करते हैं, जीभ की। तो जीभ जो है वो क्या, किस काम में आती है, भोजन को पलटने और जो है चबाने में काम आती है। किस में काम आती है, जैसे कि मैंने बताई थी, इंसीजर, कैनिन, कुतरने फाटने काटने में, ठीक है।
अब बात किसकी करते हैं, जीभ की। तो जीभ क्या होती है, भोजन पलटने का काम करती है। और जीभ के जो नीचे होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं। जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं ये ग्रंथियां श्लेष्म का स्रावन करती हैं। किसका स्रावन करती हैं, श्लेष्म का स्रावन करती हैं, जो भोजन को चिकना बनाती हैं। और जब भोजन को चिकना बनाती हैं तो ये निगलने में आसानी होती है। अब बात किसकी करते हैं, ग्रास नली। तो ग्रास नली जो होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 13 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, लगभग 13 सेंटीमीटर होती है। और ग्रास नली मुख गुहा एवं नासा मार्ग से मिलती है। ठीक है, वो सब अलग की बातें हैं। मेन चीज़ इसमें जो हमारी ग्रसनी होती है, ग्रसनी में ग्रास नली नहीं, ग्रसनी। तो ग्रसनी में जो है दो चीज़ें होती हैं। एक आती है नासा ग्रसनी, जो ऊपर वाला चौड़ा भाग होता है जिसको कंठ बोलते हैं। और दूसरा जो पीछे वाला भाग होता है, यानी कि निचला जो भाग होता है, वो मुख ग्रसनी कहलाता है ना। तो एक होता है नासा ग्रसनी और एक होता है मुख ग्रसनी। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी जिसको फेरिंक्स बोलते हैं, ये वो होती है जो मुख गुहा से शुरू होती है और कहाँ तक ख़त्म होती है, जहाँ तक जो हमारा होता है श्वास नली और भोजन नली दोनों अलग नहीं होते हैं। जब तक कि श्वास नली और भोजन नली दोनों एक होते हैं तब तक कि उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रसनी। सीधी सी भाषा में ये है। ठीक, भोजन को निगलने में सहायक होती है। इसकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है, तो ये भोजन के निगलने में क्या होती है, सहायक होती है। अब थोड़ा बात करते हैं पाचन की। किसकी बात करते हैं, पाचन तंत्र की, यानी कि डाइजेस्टिव। तो सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि सबसे पहले पाचन कहाँ से शुरू होता है, जैसे कि मुख गुहा। हमने दांत बता दिए। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक, उसके बाद में फिर क्या आती है, जीभ भोजन को पलटने के लिए आती है। उसके बाद में हमने कौन सी ग्लैंड्स बताई थी, एक कौन सी बताई थी, जो जीभ के नीचे होती है, ये वाली पतली होती है, सक्रिय होती है, और इसको कहा जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही याद रखना, और दोनों का नाम भी एक ही है। ठीक है, और इसको सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो हिंदी में लिखें, हिंदी मीडियम वाले, और जिनको इंग्लिश में, वैसे फ़िलहाल सभी इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम से लिखें। और अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में ईजिली से याद हो जाता है तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखें। और अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में नाम नहीं याद होते हैं तो वो नाम जो है केवल और केवल हिंदी में लिखें, इंग्लिश में ना लिखें, ये उनसे निवेदन है। ठीक है, तो चलिए, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और जबड़े के नीचे जो होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो होती है वो कहाँ पे होती है, जीभ के नीचे होती है। और जो जबड़े के नीचे होती है उसको बोलते हैं सबमैंडुअल ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये जो सबमैंडुअल ग्लैंड्स होती हैं, और एक जो तुम्हारी होती हैं कान के पास वाली, जो कान के पास वाली होती हैं, जिनको बोला जाता है पैरोटिड ग्लैंड्स, है ना, पैरोटिड ग्लैंड्स। ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स और ये जो सबमैंडुअल ग्लैंड्स होती हैं, कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड्स और सबमैंडुअल ग्लैंड्स। तो ये दोनों क्या होती हैं, फिलहाल जैसे हमने कहा ये श्लेष्म का श्रावण करती है, जिससे भोजन चिकना होता है, और पाचक एंजाइम्स भी निकलती हैं। तो ये जो तीनों के तीनों जो होती हैं, खास कर करके ये दोनों मिल करके लार का निर्माण करती हैं, यानी कि स्लाइवा का निर्माण करती हैं। और जो स्लाइवा होती है, यानी कि जो लार होती है, लार में जो होते हैं पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम मेन रूप से कौन सा होता है, टाइलिन। कौन सा होता है, टाइलिन। और उसमें एक होता है लाइपेज और एक होता है एमाइलेज। 2 एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज और एमाइलेज। ठीक है, कौन से एंजाइम होते हैं, लाइपेज और एमाइलेज। उसके बाद में किसकी बात करते हैं, ग्रास नली। उसके बाद में ये हो गया। फिर उसके बाद में आएगी ग्रसनी, जिसको फेरिंक्स बोलते हैं। हमने कहा ये वहाँ तक होती है जहाँ तक क्या होता है, जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है, ये वहाँ तक होती है जहाँ तक श्वसन नली और ग्रास नली, यानी कि भोजन नली, दोनों सेम होती हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रसनी फेरिंक्स। और उसके बाद में होती है तुम्हारी ओस्फेगस। ये तुम्हारी क्या होती है, ये जो होती है वो केवल और केवल भोजन नली होती है। ठीक है,
तो ये पूरा एक आहार नली ही पूरा सिस्टम मिल करके आता है, आहार नाली बन करके आता है। अब उसके बाद में ये जो होती है पतली होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये जो हमारी होती है ये लगभग जो फेरिंग्स होती है ये 2.25 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2.5 जो होती है सेंटीमीटर चौड़ी होती है, यानी कि ब्रेथ में होती है। तो इसमें ये होता क्या है, इसकी मांसल्स होती है जिससे कि जब भोजन निकलती हैं तो ये फैल जाती हैं। उसके बाद में फिर किसकी बात करते हैं, जो हमारा आता है ग्रास नली। ग्रास नली भी इसी तरीके से होती है, इसमें कुछ श्लेष्म पदार्थ भी होते हैं। अब जो लार होती है, लार जो होती है कुछ अम्लीय होती है, हल्की सी अम्लीय होती है, इसका pH मान जो होता है हल्का सा अम्लीय होता है। और ये क्या होता है 6.4 होता है। तो ये जो है तुम्हारा आता है और आ करके भोजन जो है जब अमाशय में आता है, कहाँ पर आता है, अमाशय में। तो अमाशय में सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है HCl अम्ल निकलता है। और दूसरा जो है तुम्हारा निकलता है HCl निकलता है, प्रोपैप्सिन निकलता है, प्रोरेनिन निकलता है और गैस्ट्रिन निकलता है। ठीक है, तो जिसको हम सीधी भाषा में कह दें कि पैप्सिन, रेनिन, HCl और गैस्ट्रिन। कितने हार्मोन्स होते हैं, 4, HCl, पैप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिन। एक्चुअली जो होता है HCl क्या करता है, प्रोपैप्सिन को पैप्सिन में बदल देता है और प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है। तो जो पैप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और जो रेनिन होता है वो किसका पाचन करता है, दूध को चिड़ने फाने का, यानी कि दूध से प्रोटीन को अलग करने का काम करता है। ठीक है, यहीं पे तुम्हारा डायफ्राम के नीचे ही स्थित यकृत होता है और यकृत को भी बाद में देखेंगे। पहले किस पे आ जाते हैं, इसके नीचे की जो संरचना होती है जिसको डिडोनम कहते हैं, यानी कि ग्रहणी होती है, डुडेनम ग्रहणी होती है। ये ग्रहणी क्या होती है, सी आकृति की होती है और यहीं से जो है तुम्हारा एक निकलता है अग्नाशय। और अग्नाशय जो तुम्हारा निकलता है जिसको पैंक्रियाज कहते हैं और ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि मिक्स ग्लैंड है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है। ठीक है, और यहाँ से ही तुम्हारा जो होता है वो निकल करके जाता है जो पित्त वाहिनी होती है, जो कि कहाँ पे जाती है, पित्ताशय, यानी कि पित्त वाहिनी निकल करके पित्ताशय से जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद में ग्रहणी में भोजन जो है पाचित होता है। तो ग्रहणी में भोजन किस प्रकार से पाचित होता है, जैसे स्टमक से जो बना हुआ भोजन होता है जो पाचित होता है, जिसमें प्रोटीन का पाचन होता है ना, और कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। तो ये सब पाचन होने के बाद में ये जो है एक बना लेता है, किसका निर्माण कर लेता है, काइम का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो स्टमक होता है, यानी कि जो पेट होता है, इससे जठर रस का भी श्रावण होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया जठर रस का किसका श्रावण होता है, जठर रस का श्रावण होता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें चूँकि भोजन जो होता है, क्योंकि इसमें क्रमाकुचन की प्रक्रिया होती है, किसमें, अमाशय में, स्टमक में। तो इससे क्या होता है कि भोजन पूरी तरीके से बनता है और भोजन जो है काइम के रूप में बनता है। काइम क्या होता है, ब्राउन कलर की लुद की फॉर्म में होता है, जो क्या होता है आगे पाचन के लिए ग्रहणी में जाता है। अब ग्रहणी में क्या होता है, ग्रहणी में भी कुछ तरीके से, डुडेनम में भी कुछ तरीके से इसका पाचन होता है। तो डुडेनम में भी 3 प्रकार के जो है एंजाइम निकलते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया और सिएट्रिन हो गया। तो ये ट्रिप्सिन क्या होता है, जो प्रोटीन्स का पाचन जब होता है तो प्रोपैप्सिन जो है पैप्सिन में जब बदलता है अमाशय में, यानी कि स्टमक में, तो ये जो तुम्हारा है अमाशय में जब पैप्सिन बनता है तो पैप्सिन प्रोटीन को जो है पेप्टोन्स में बदलता है और पेप्टोन्स का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, इससे निकले जो एंजाइम होता है एमाइलेज। ठीक, दूसरा क्या होता है कि जो तुम्हारे वशीय यानी कि वसा होती है, फैट होती है, उसका भी पाचन यहीं पे होता है और जिसका गैस्ट्रिक के द्वारा किया जाता है। तो ये तुम्हारा जो है क्या होता है, डुडेनम आता है। तो डुडेनम में जो होता है इसका पाचन जो होता है, तो उसके द्वारा क्या होता है कि ये क्या करता है,
ये पाचन प्रक्रिया के द्वारा जो होता है, इसमें वसा का जो होता है वसीय अम्ल में परिवर्तन होता है, और जो है वसीय अम्ल में परिवर्तन होता है। अब चूँकि यहाँ से जो बचा हुआ वसा होती है वो उसका इसमें पाचन होता है। अब आगे बात किसकी करते हैं, आगे बात किसकी करते हैं, फिर ये भोजन जो है यहाँ तक कि ग्रहणी तक ही पूरा अधिकांश भोजन का पाचन हो चुका होता है। ग्रहणी यानी कि डुडेनम तक ही अधिकांश भोजन का पाचन हो चुका होता है। उसके बाद में क्या आता है, आंत। आंत में एक ग्रहणी से जुड़ी हुई संरचना होती है, छोटी आंत होती है, छोटी आंत। तो अधिकांश जो भोजन पाचित हो चुका होता है, जो बचा हुआ भोजन होता है उसका पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है, यानी कि क्षुद्र आंत में होता है, और जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक संरचनाएं निकली हुई होती हैं, यानी कि कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसको रसांकुर कहते हैं। और ये रसांकुर क्या करते हैं, जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण करते हैं। तो छोटी आंत में क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि पाचन जो है पहले तो अमाशय में होता है। पहले पाचन किस में होता है, अमाशय में होता है। पाचन एक्चुअली यहीं से शुरू हो जाता है, मुख गुहा से। मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, लेई फॉर्म में, मतलब लेई जैसा बन जाता है, गोल चिकना बन जाता है, वो जब तक कि अमाशय में आता है, क्योंकि उसमें लार मिलती है। अमाशय में HCl निकलता है, फिर उसके बाद में जो है एमाइलेज एंजाइम निकलता है ना, और प्रोपेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिन, ये सारे एंजाइम जो निकलते हैं जो कि प्रोटीन, वसा और जो है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स आदि का पाचन करते हैं। उसके बाद में जो बचा हुआ यहाँ से भोजन होता है वो ग्रहणी में पाचन हो जाता है, क्योंकि ग्रहणी में भी एमाइलेज है, सिस्ट्रीन है और ट्रिप्सिन है, ये यानी कि एंजाइम स्रावित होते हैं। तो अधिकांशतः जो है भोजन का पाचन, अधिकतर यहाँ तक भोजन का पाचन हो चुका होता है, ग्रहणी तक यानी कि डुडेनम तक। छोटी आंत में जब भोजन पचा हुआ आता है तो इसका अवशोषण किया जाता है। अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, रसांकुर के द्वारा किया जाता है। और रसांकुर जो होते हैं वो कोशिकाओं की ही संरचना होती है, जिसमें जो होता है कोशिकाओं की ही संरचना होती है, जिसमें क्या होता है कि धमनी, सिरा, ये सभी होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। और जब भोजन को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करके उसको रुधिर में मिला करके यानी कि हर एक कोशिका तक पहुंचाते हैं, और कोशिका जो है उसके डेवलपमेंट के लिए काम आती है। अब उसके बाद में यहाँ से शुरू होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है कि यहाँ पे जो बड़ी आंत जहाँ से शुरू होती है वहाँ से एक पतली सी संरचना होती है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। इसको वार्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है जीवाणु अधिक पाए जाते हैं, यहाँ पे जीवाणुओं का संक्रमण बहुत अधिक होता है। तो जीवाणुओं का संक्रमण होता है जब एस्कैरिक्स एक परजीवी होता है, एस्कैरिस, तो वो परजीवी क्या करता है, जब यहाँ इसको अवरुद्ध कर देता है तो ये जो है दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए डॉक्टर जो होता है, कभी कभी क्या होता है जब ये बहुत ज़्यादा संक्रमित होने लगता है तो डॉक्टर इस अपेंडिक्स को काट करके हटा देते हैं, जिसका कोई खास काम नहीं होता है हमारे शरीर में। जब इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित होने लगता है, खास करके जब एस्कैरिस से संक्रमण होता है तो इसको हटा दिया जाता है। ठीक, अब उसके बाद में इसमें जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु क्या करते हैं, जो कुछ अपचित भोजन होता है उसका किण्वन करते हैं और कुछ गैसें बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ये जो गैसें हैं वो बायोगैस के रूप में बाहर निकल जाती हैं। ठीक, और क्या होता है, इसमें 90% तक जल का अवशोषण कर लिया जाता है, किसमें, बड़ी आंत के द्वारा। और बड़ी आंत के द्वारा जो लगभग भोजन होता है वो 2 से 3 घंटे तक हो करके पूरा जो इसमें से आता है, और 90% तक इसका पाचन हो जाता है। फिर ये भोजन यानी कि जो बचा हुआ पार्ट होता है जिसको हम लोग मल कहते हैं, वो मल जो है कहाँ पर आकर के रुक जाता है, रेक्टम में। ठीक है, इसको रेक्ट भी बोलते हैं, रेक्टम में आकर के रुक जाता है। और रेक्टम से ये क्या होता है, यानी कि एनस जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में ही याद रखना, हिंदी में मत याद रखना। एनस पूछा जाता है, एनस ही बोला जाएगा, गुदा द्वारा नहीं बोला जाएगा। एनस के द्वारा होकर के बाहर निकल जाता है। अब तो फिलहाल ये तो हो गई कि जो है संरचना क्या क्या होती है और क्या होता है। अब हमने छोड़ क्या दिया था, यकृत। यकृत हमने कहा था इसको बाद में बताएंगे। यकृत जो है हमारी एक सबसे बड़ी
ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत के बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है। तो यकृत क्या करता है? सबसे पहली बड़ी बात आती है कि ये पित्त रस का स्रावण करता है, जो कहाँ पे संचित होता है? पित्ताशय में। और ये जो हरी संरचना आप देख रही हैं, ये हरी संरचना पित्ताशय ही है, जिसको गाल ब्लेंडर कहते हैं। अब होता ये है कि जो रुधिर के अणु होते हैं वो जब यकृत में आते हैं तो जो लाल रुधिर का हीमोग्लोबिन होता है, लाल रुधिर कोशिकाएं जो मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, वो यकृत में आती हैं, तो उसके हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाता है और हीमोग्लोबिन को तोड़ करके ग्लोबुलिन बनाया जाता है। हीमोग्लोबिन को तोड़ करके क्या बनाया जाता है? ग्लोबुलिन बनाया जाता है। और वो ग्लोबुलिन ही क्या होता है? पित्त रंग होता है, यानी कि पित्त रंग होता है, जो कि क्या होता है? हरे रंग का होता है, जिसको क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। तो जो जॉइंटिस होता है, वो जॉइंटिस इस पित्त रस का पित्ताशय में जब संचय ना हो करके पूरे शरीर में फैल जाता है, तो क्या होता है? इससे शरीर पीला पड़ जाता है। जब पित्त रस की मात्रा, यानी कि पित्त रस को जब हम बहुत अधिक इकट्ठा करके देखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ से ये पित्त रस आता है, ये यहाँ से ये स्रावित होता है पित्त रस, तो यहाँ पे जब स्टोरेज होता है तो यहाँ पे जो होता है बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन होता है, और इधर तो जो है थोड़ा लाइट ग्रीन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पित्त रस पतला होता है तो ये येलो टाइप में दिखाई देता है। यही कारण होता है जो जॉइंटिस होती है, जिसको पीलिया कहते हैं, तो वो पीलिया इसी के कारण होती है जब पित्त रस पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। और अग्नाशय क्या होता है कि अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, और उन दीपिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने? लगभग ये 10%, 9 से 10% ही कोशिकाएं होती हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा और बीटा। जो बीटा कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन का निर्माण करती हैं, और जो अल्फा कोशिकाएं हैं वो ग्लूटागोन का निर्माण करती हैं। ग्लूटागोन का जो है कार्य अभी तक फाइंड नहीं किया गया है, लेकिन जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है? वो रुधिर, जैसे रुधिर होता है, तो जो ग्लूकोज जो होता है, यानी कि जो शर्करा होती है, जैसे हमने कुछ भी खाया, शरबत पिया या ग्लूकोज लिया, तो वो जो शर्करा की मात्रा होती है वो रुधिर, हमने कहा अभी अवशोषण होता है छोटी आंत में। किस में अवशोषण होता है? छोटी आंत में। किसके द्वारा किया जाता है? रसांकुर के द्वारा। रसांकुर में क्या होते हैं भाई? रसांकुर में क्या होते हैं? रुधिर वाहिनियाँ, शिराएं, धमनी, यही सब तो होते हैं। तो वो क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। तो जब अवशोषित करते हैं तो ग्लूकोज जो हमने खाया है उसका भी अवशोषण होकर के, यानी कि शर्करा का भी अवशोषण होकर के कहाँ पे जाएगा? जाएगा तो रुधिर में ही। और जब रुधिर में जाएगा तो रुधिर में क्या होता है? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? यहाँ से अल्फा कोशिकाओं द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन्स होता है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? इंसुलिन, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो ये फिलहाल था, तो ये कंप्लीट हो गया है। यकृत के और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। यूरिया का निर्माण करना होता है, ठीक है, और यूरिया फिर जो होता है किडनी के द्वारा बाहर यूरिन के रूप में निकाली जाती है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो फिलहाल थी संरचना। अब इस संरचना को याद कैसे किया जाए, इसलिए इसको हम 2-3 बार फिलहाल बनाएंगे। जैसे कि ये एक मैंने लिया रफ, ठीक, चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सिंपल सी संरचना बनानी है, ये सब बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वैसे बनाना तो बना देना, ठीक। मुख हो गया, नाक हो गई, यहाँ से हमारे दांत शुरू होते हैं, और यहीं पे हमारी जो होती है टंग, और यहीं से जो है हमारा शुरू हो जाता है बक्कल कैविटी, ठीक, यानी कि मुख गुहा। ये इस तरीके से हमारा चलता है, ठीक। यहाँ से हमारे 2 पार्ट होते हैं, यहाँ पे ही वो होता है कंठ, ठीक, ये इस तरीके से आया। फिर यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है आमाशय। यहाँ से क्या शुरू हो गया? आमाशय, ठीक। आमाशय के बाद में फिर ये सी आकार की संरचना आती है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रहणी, यानी कि डुडेनम। और यहीं से जो है तुम्हारा निकलता है पैनक्रियास, जो कि पत्ती नुमा संरचना या कह लो कि मछली नुमा संरचना होती है, ठीक। और यहीं से जो है हमारी पित्त वाहिनी निकल करके जाती है, जो कि कहाँ पे? यहाँ पे उपस्थित होता है लीवर, जिसको जिगर भी कहते हैं, यकृत भी कहते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। इसके 2 लोब होते हैं, एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब, ठीक है। यहाँ से ये जो हमारा आता है पित्त वाहिनी,
पेन चेंज कर देते हैं। यहाँ से ये जो हमारा पित्त वाहिनी आता है वो यहाँ पे आ जाता है, ये पित्ताशय होता है। ये पित्त वाहिनी है, ये जो गई है ये पित्त वाहिनी है, और ये हमारा अग्नाशय है, पित्त वाहिनी है। ठीक, फिर यहाँ से ही जो है हमारा छोटी आंत शुरू हो जाती है। ये जो छोटी आंत वास्तव में लंबी होती है और पतली होती है, जबकि बड़ी आंत जो होती है वास्तव में वो क्या होती है, छोटी होती है और मोटी होती है। इस तरीके से बन कर के शुरू होती है, बहुत कुंडलित फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये अब ये आ गई। ठीक, ये बन गया। फिलहाल ये इस तरीके से कुंडलित फॉर्म में बनाना है, जैसे भी बना दो। अब यहाँ से हमारी बड़ी आंत शुरू होती है। यहाँ से हमारी कौन सी आंत शुरू होती है, बड़ी आंत। जब बड़ी आंत शुरू होगी तो बड़ी आंत शुरू होने का जो पार्ट होता है यहीं पर अपेंडिक्स होता है, जिसको वार्मी फॉर्म में अपेंडिक्स कहते हैं, बहुत ज़्यादा संक्रमित होता है। ठीक है, और ये बड़ी आंत आती है। ये बड़ी आंत जो है इस तरीके से आकर के यहाँ से ग्रहणी के पास से होते हुए इस तरीके से आती हुई, इस तरीके से काम शायद नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से आती हुई ये आती हुई ग्रहणी यहाँ पर जब आती है तो यहाँ पे ये एक थोड़ा चौड़ा भाग होता है जिसको कहते हैं मलाशय, और मलाशय के बाद में रेक्टम, ये आ जाता है एनस। ठीक, संरचना बन गई। अब यहाँ पे एक संरचना, एक जो होती है ग्रंथि होती है जिसको क्या कहते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये जीभ के नीचे होती है, और यहाँ पर एक जबड़े के नीचे होती है, वो बड़ी होती है, पतली होती है, सकरी होती है। और जो ये वाली होती है इसको बोलते हैं सब मैंडुअल ग्लैंड्स। और यहाँ पे जो हमारी कान के पास में एक ग्रंथि इस तरीके से करके होती है, जो कि मैंने उसमें बताई है। इस वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है, पैरोडिटिक ग्लैंड। इसको क्या कहा जाता है, पैरोडिटिक ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये फिलहाल ग्रंथियाँ हो गई। उसके बाद में ये तुम्हारा आता है फेरिंक्स, जिसको कहते हैं ग्रसनी, और जहाँ से ये अलग हो गया यानी कि श्वसन नाल और मुख भोजन नाल अलग हो गई, तो उसको क्या कहा जाएगा, ग्रास नली, यानी कि ऑस्फोगस। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ से तुम्हारा जैसे ही ये ख़त्म होगा वहाँ से तुरंत शुरू हो जाता है क्या, आमाशय। और आमाशय के बाद में ये डुडेनम यानी कि ग्रहणी के बाद में पैनक्रिया यानी कि अग्नाशय, और इधर ऊपर यकृत के दो पार्ट होते हैं, छोटा वाला जो कि बायां वाला होता है, दायां वाला जो होता है वो बड़ा होता है, और यकृत में ही पित्ताशय होता है। और ये आता कहाँ से, ग्रहणी से पित्त वाहिनी निकलती है, और ग्रहणी से फिर छोटी आंत से बड़ी आंत जहाँ से शुरू होती है वहीं पर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, और ये बड़ी आंत से ये मलाशय से बाद ये में एनस। एक बार फिर से बना के बता दे रहे हैं ताकि याद हो जाए। याद करना है तुम लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। फिर से देखो, ये हमने मुख जैसा भी उल्टा सीधा बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं बच्चा पड़ता है। बस मेन चीज़ है कि पाचन तुम कैसा बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये दांत विषमदंती 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रद्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। और फॉर्मूला याद रखना 21-23। ठीक है, उसके बाद में आती है जीभ, और ये यहाँ से पूरा शुरू हो जाता है मुख गुहा यानी कि बकल, मुख गुहा ये यहाँ से शुरू हुआ, बक्कल कैविटी इसको कहते हैं। यहाँ पर जीभ के नीचे जो स्थित होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, यहाँ पे जो हमारी होती है उसको कहते हैं सब मैंडुअल ग्लैंड्स। और यहाँ पे जो हमारी कान के पास में ये जो इस तरीके से ऐसे एक जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं, ये जो इनको कहते हैं पैरोडिक ग्लैंड्स। ठीक है, इनको पैरोडिक ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, और उसके बाद में सब मैंडुअल ग्लैंड्स, पैरोडिटिक ग्लैंड्स। इनका इंग्लिश में नाम यही है और हिंदी में भी नाम यही है। ये फिर तुम्हारी हो गई ग्रसनी, और ग्रसनी,
फिर ये तुम्हारी हो गई ग्रास नली, जहाँ से ये अलग हो जाती है श्वसन नली। तो ये हमारी हो गई ग्रास नली, ग्रास नली। और उसके बाद में फिर यहाँ से ग्रास नली जैसे ही ख़त्म हुई, वहाँ से तुरंत हमारा क्या हो गया, अमाशय। अमाशय, अमाशय जैसे ही ख़त्म हुआ, अमाशय। और अमाशय जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही सी आकार की ग्रहणी, ग्रहणी से जुड़ी हुई अंतः मिश्रित ग्रंथि पैनक्रियाज, जो कि मछली के आकार की होती है या पत्तीनुमा संरचना होती है। बस इसी तरीके से पत्तीनुमा ही संरचना याद रखो, बस ऐसी बनी होती है। और यहाँ से निकलती है पित्तवाहिनी, जो कि क्या बनाती है, पित्तवाहिनी क्या बनाती है, पित्ताशय। ये पित्ताशय हो गया, जिसको गाल ब्लैंडर कहते हैं, पित्ताशय, पित्ताशय, ठीक है। और यहाँ पे होता है लीवर, ये डायाफ्राम, यहाँ से डायाफ्राम शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी कि हृदय के नीचे वाला भाग। और यहीं पे जो है हमारा होता है लीवर। तो लीवर के दो पार्ट होते हैं, ये एक छोटा वाला और ये एक बड़ा वाला, ठीक है। तो ये लीवर में ही ये आता है पैंक्रियास, ठीक है, सॉरी गाल ब्लैंडर यानी कि पित्ताशय। फिर यहाँ से शुरू, जैसे ही ये ग्रहणी ख़त्म हुई, ग्रहणी से ये छोटी आंत, बहुत ज़्यादा कुंडलित अवस्था में, इस तरीके से जैसे भी बना पाओ आप लोग, बहुत ज़्यादा कुंडलित अवस्था में। फिर उसके बाद में जहाँ से छोटी आंत जो है हमारी क्या होती है, ख़त्म होती है, वहीं से बड़ी आंत शुरू हो जाती है। और जो बड़ी आंत होती है वो वास्तव में लेंथ में छोटी होती है। और बड़ी आंत जहाँ से शुरू होती है वहीं पर छोटा सा एक भाग होता है, जिसको इसको पतला सा सकरा सा होता है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। यहाँ पर जीवाणुओं का संक्रमण बहुत अधिक होता है। और ये जो है हमारी बड़ी आंत इस तरीके से घूमती हुई आती है, ये बड़ी आंत। और फिर बड़ी आंत के बाद में यहाँ पे मलाशय, और मलाशय के बाद में यहाँ पे एनस, जिसको गुदाद्वार बोलते हैं, मलाशय रेक्टम, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, ये मुख गुहा, जिसमें यहाँ से जीभ लार मिलता है, एंजाइम सारे मिलते हैं, पाचन यहीं से शुरू हो जाता है, दांत है, भोजन को चबाने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं, लई फॉर्म में यहाँ पे आता है। और यहाँ से ये पतली पेशी होती है जिससे ये फैलती हैं, जिससे भोजन जो होता है वो अंदर चला जाता है, ठीक है, आ जाता है। और ये तुम्हारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स, और ये जो है सबमैंडुअल ग्लैंड्स, ये जो है पैरोडोटिक ग्लैंड्स, और इसको बोलते हैं ग्रास नली यानी कि फेरिंक्स, ये ऑस्फोकस यानी कि सॉरी ये ग्रसनी, ये ग्रास नली। और उसके बाद में ये आमाशय, आमाशय जिसको स्टमक कहते हैं। उसके बाद में ये पैंक्रियास, पैंक्रियास कहाँ से होता है, ग्रहणी यानी कि डुडेनम से, और डुडेनम से ही पैंक्रियास निकलता है। और जो है पित्तवाहिनी निकलती है, पित्तवाहिनी, पित्ताशय, ये पित्ताशय, और ये लीवर यानी कि यकृत, जिसको जिगर कहते हैं, हिंदी में यकृत, इंग्लिश में लीवर, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ से छोटी आंत शुरू, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत अपेंडिक्स, मलाशय, एनस, ठीक है। तो भोजन का पाचन अधिकतर भोजन का पाचन जो होता है यहाँ से शुरू होता है, और भोजन का पाचन अधिकांश कुछ रूप से यहाँ पे अमाशय में होता है। अमाशय में तोड़ दिया जाता है, यानी कि उसको अमाशय से जो है इसको बना दिया जाता है काइम। और काइम जो होता है ग्रहणी में आता है, ग्रहणी में ही इसका अधिकांश पाचन हो चुका होता है। और शेष बचा हुआ जो पाचन होता है वो कुछ इसमें यानी कि छोटी आंत से आंती रस निकलता है, आंती एंजाइम्स निकलते हैं। आंती रस जो होता है उसमें आंती एंजाइम होते हैं जो कि पाचन कर लेते हैं। बाकी इसका छोटी जो आंत होती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका मेन काम ये होता है कि अवशोषण करना, यानी कि किसका, जो पाचित पदार्थ है उनका क्या करना, अवशोषण करना। उसके बाद में बचा क्या, ये बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण करती है, और बाकी जीवाणुओं द्वारा कुछ होता है, प्रोटीन होता है, उसका भी अवशोषण कर लेती है, ठीक है। और बाकी जो ये मलाशय जहाँ पे मल इकट्ठा होता है, और बाद में एनस यानी कि गुदाद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। फिलहाल ये हो गया आप लोगों का। अब